बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट 3 में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि बॉडीज़ की जब इंटरेक्शन देखने को मिलती है, मतलब बॉडीज़ आपस में कोलाइड करते हैं मूविंग इन सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में वो जो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इम्पल्स ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करते हैं, तो उसको हम किस लॉ के तहत जो है वो स्टडी करते हैं। आज हमने उस लॉ को देखना है। उस लॉ की मदद से हम बॉडीज़ की जो इंटरेक्शन के नतीजे में होने वाले रिज़ल्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, इसमें हम एज्यूम करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक आइडियल केस हम लेंगे। आइडियल केस की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि बहुत सी हमारे पास ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि अनअचीवेबल होती हैं, लेकिन हमारे पास आइडियल सिस्टम रखने की वजह से जो हमें फ़ायदा होता है वो ये कि हमारे पास कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स आते हैं जिनको हम अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है, हम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स ना लगाए। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि वो गैस मॉलिक्यूल्स जो किसी भी सिलेंडर के अंदर, कंटेनर के अंदर या वेसल के अंदर एनक्लोज्ड हों, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो रैंडमली वाइब्रेट करते हैं, मूव कर रहे होते हैं पूरे कंटेनर के अंदर, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम इसको अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड इसको एज्यूम करें, तो इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दो ऐसी बॉडीज़ हैं जो साइज़ में काफ़ी बड़ी हैं। मतलब आप व्हीकल्स कर लें, जैसे रोड एक्सीडेंट्स देखने में आते हैं। अगर कोई एक लार्ज बॉडी दूसरी लार्ज बॉडी से कोलाइड करती है, जैसे कि मार्बल बॉल्स जब ये कोलाइड करते हैं, या कोई भी लार्ज मैस की बॉडी जो है जब आपस में कोलाइड करती हैं, तो इस केस में उनकी आपस की जो इंटरेक्शन होती है वो ज़्यादा कंसीडर की जाती है और एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ उनकी जो इंटरेक्शन है वो कम होती है। मतलब अगर एक व्हीकल सड़क पे मूव कर रही है और किसी दूसरी व्हीकल से टकरा जाती है, इस केस में हम देखते हैं कि उनके जो आपस की कोलिजन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस आती है। लेकिन इसके मुकाबले पे हम देखें, जिस रोड पे मूव कर रहे हैं वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी है, एयर मीडियम की ड्रैग फोर्स भी है, हम उनको कंसीडर नहीं करते, हालांकि वो भी एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो बॉडीज़ की आपस की इंटरेक्शन होती है उसके मुकाबले पे वो फ्रिक्शन फोर्स और ड्रैग फोर्स का इफ़ेक्ट कम होता है। तो हम ऐसे सिस्टम को फिर एज्यूम कर लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हमने जो सिस्टम सेलेक्ट किया वो हमारे पास कौन सा है? आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो फोर्स एक्सर्ट ना करे। आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें आप एज्यूम करें कि हमारे पास दो बॉल्स हैं विद मैसेज m1 m2, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज लाइक v1 एंड v2। मतलब m1 जो है वो m2 से जाके ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, v1 और v2 ये डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मतलब v1 m1 की वेलोसिटी है और v2 m2 की वेलोसिटी है। हम ये देखते हैं कि ये जो इनके दरमियान मूवमेंट है ये है बिफोर कोलिजन, मतलब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। होता क्या है कि m1 जो है वो m2 से जाके कोलाइड कर रहा है। कोलिजन में हम देखते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन, जैसा ये आपके सामने है, जब m1 m2 से कोलाइड करेगा तो m1 m2 पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है, हम उस फोर्स को कह देते हैं F। इसी तरह इन रिएक्शन m2 जो है वो m1 पे भी फोर्स लगाएगा, हम उसको लिख देते हैं F प्राइम। हम इन रिएक्शन फोर्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। मतलब अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो इन रिएक्शन दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाएगी, और यही फिनोमिना हमें m1 m2 मैसेज में देखने को मिलेगा।
ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि मतलब ये कि दोनों आपस में कोलाइड तो कर जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पे फोर्स लगाने की वजह से जो आफ्टर कोलिजन की स्टेज आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि अगेन M1 और M2 ये सेम डायरेक्शन पे ही मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इनके दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाती है। उसकी रीज़न, जब ये कोलाइड करते हैं तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटी है हम उसको इंडिकेट कर देते हैं, M1 की वेलोसिटी को V1 प्राइम और M2 की वेलोसिटी को V2 प्राइम। तो ये हमने केस देखा बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब हम ये देखते हैं कि चूंकि बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो इस केस में वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करती हैं, या यूँ कहें कि मोमेंटम चेंज हो जाता है उनका। वो चेंज इन मोमेंटम, चूँकि दो बॉडीज़ हैं हम दोनों बॉडीज़ के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ M1, कि M1 का जो मोमेंटम है वो किस तरह चेंज होता है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसमें फाइनल मोमेंटम से मुराद हमारी ये होगी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड इनिशियल मोमेंटम मींस मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो वो जो एक डिफरेंस आएगा वो इंडिकेट करेगा कि इनका मोमेंटम चेंज हुआ। अगर M1 की बात करें तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, M1 V1 प्राइम, और इनिशियल मोमेंटम M1 V1। तो चेंज इन मोमेंटम हम किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा P से, जो कि किसके इक्वल लिखा जाएगा, M1 V1 प्राइम माइनस M2, बल्कि M1 V1 प्राइम और माइनस M1 V1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल M1। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम नाम देते हैं इम्पल्स का, वो असल में हमारे पास इक्वल होती है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको आप इम्पल्स में स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डेल्टा P की जगह F प्राइम इंटू टी, मतलब M1 पे एक्ट करने वाली फोर्स है F प्राइम फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने इसको लिख दिया कि डेल्टा P जो है उसको रिप्लेस कर देंगे F प्राइम इंटू टी से। बाकी एक्सप्रेशन वही रहेगा, M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1, और हम इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि हमने ये जो इम्पल्स स्टडी की है, जो चेंज इन मोमेंटम देखा है, वो है M1 का। अब आते हैं सेकंड मैथ्स की तरफ, विच इज़ टर्म्ड एज M2। अब इसका जो चेंज इन मोमेंटम है हम उसको किसके इक्वल लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2 के। अब अगेन जो इम्पल्स इसको ट्रांसफ़र हुई, मतलब चेंज इन मोमेंटम, वो इक्वल है F इंटू टी के। बाकी एक्सप्रेशन M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2, और हमने इसको बना दिया इक्वेशन 2 के इक्वल। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दें। हम जब इनको ऐड अप करेंगे तो कुछ इस तरह से एडिशन होगी कि लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड अप कर देते हैं। मींस एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक्सप्रेशन किस तरह आ जाएगा, F प्राइम इंटू टी इक्वेशन 1 से प्लस F इंटू टी फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं इक्वेशन 1 में M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1, ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन M2 के लिए इक्वेशन 2 के अंदर M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2, ये हमारे पास दूसरी ब्रैकेट आ गई। अब हमने इसमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि टाइम जो है वो तो कॉमन है, क्योंकि एक ही टाइम के अंदर दोनों बॉल्स कोलाइड करती हैं। इस केस में हम टाइम को कॉमन रखते हैं, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा F प्राइम प्लस F इंटू टी इक्वल है, आप सिर्फ इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के दरमियान ये जो प्लस का सिंबल है, इससे ब्रैकेट के अंदर वाले सिंबल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 एक, प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। हम इसमें क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे टाइम को कॉमन लिया, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं वो अलहदा कर लेते हैं और अनप्राइम्ड वैल्यूज़ को अलहदा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास है M1 V1 प्राइम, वो मैंने नोट कर लिया। इसी तरह M2 V2 प्राइम प्लस हो रहा है, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। इसी तरह यहाँ पे देखें M1 V1 माइनस में है, M2 V2 माइनस में है, तो मैंने इनका माइनस कॉमन लिख लिया बाहर,
बाकी एक्सप्रेशन आ गया m1v1 प्लस m2v2 और हमने इसको बना दिया इक्वेशन 3। अब आते हैं उसी न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ, जिसमें हम कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे भी जो आपको m1 और m2 पे एक्ट करने वाली फोर्सेस F प्राइम और F नज़र आ रही हैं, ये भी कुलियन के दौरान सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट आ जाती हैं। तो हमारे पास फिर इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने जो कंडीशन बताई न्यूटन्स थर्ड लॉ की, उसके मुताबिक हम लिखेंगे F प्राइम इक्वल्स टू माइनस F। इसका मतलब है कि F प्राइम जो है वो मैग्नीट्यूड में F के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। फिर इसका मतलब है कि ये जो माइनस F है अगर इक्वल के दूसरी तरफ आ जाए तो एक्सप्रेशन बन जाता है F प्राइम प्लस F इक्वल टू 0। मतलब दोनों का सम फिर क्या होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से जब हम एक वेक्टर का उसके नेगेटिव वेक्टर से सम लेते हैं तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर भी वो आंसर 0 के इक्वल है। तो अगर F प्राइम प्लस F 0 के इक्वल है तो ये जो आपने इक्वेशन 3 लिखी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें तो ब्रैकेट में आपके पास वही सिंबल मौजूद हैं, F प्राइम प्लस F, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इक्वेशन 3 जो है वो बन जाएगी 0 इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, जो एक ब्रैकेट की वैल्यू है माइनस m1v1 प्लस m2v2। अभी जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, हम इस ब्रैकेट की वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2। एक पॉइंट किसके इक्वल आया, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। इस इक्वेशन पे अगर हम गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो है टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन, मतलब बिफोर कुलियन फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या होगा, m1v1, सेकेंड बॉल का मोमेंटम क्या होगा, m2v2। तो इन दोनों का जो सम आ रहा है मतलब m1v1 प्लस m2v2, ये किसके इक्वल आ रहा है सम इनका। अगर हम देखें राइट हैंड साइड को, मतलब m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, मतलब ये तो टोटल मोमेंटम आ गया हमारे पास आफ्टर कुलियन का, जैसे कि m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम बिफोर कुलियन वो किसके इक्वल होता है, मोमेंटम आफ्टर कुलियन के। तो यहाँ से हमें फिर एक रिज़ल्ट मिलता है, वो ये कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम जब भी टोटल मोमेंटम निकालने की कोशिश करेंगे वो मोमेंटम हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर पुट की है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम से मुराद बॉडी जब लीनियर पाथ पे मूव कर रही हो उस वक्त जो इसके मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रहते हुए जब इनकी इंटरेक्शन की बात होगी तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके आगे हम ये सोचते हैं कि हमने ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी किया इस बेस में हम और क्या देख सकते हैं। इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम जो हैं लार्ज बॉडीज़ जब आपस में कोलाइड करती हैं उस कुलियन के नतीजे में किसी एक बॉडी की वेलोसिटी या दूसरी बॉडी की वेलोसिटी या उनके मैसेज में जो फ़र्क आया होता है हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी जो बात है आइसोलेटेड सिस्टम की वो रिपीट करता चलूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो फिज़िकल रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं होते, लेकिन हम उनको एज्यूम करते हैं कुछ इस तरह से कि उनकी जो आपस की इंटरेक्शन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू द इंटरेक्शन विद अदर ऑब्जेक्ट्स। तो वो जो अदर ऑब्जेक्ट्स की वजह से लगने वाली फ़ोर्स है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल एजेंट हो गया और हम उसकी फ़ोर्स को कंसीडर नहीं करते। तो ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें बॉडीज़ की आपस की जो इंटरेक्शन है उसको हम स्टडी करें और एक्सटर्नल फैक्टर को छोड़ दें, वो हमारे पास होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम। और कोई भी ऐसी बॉडी जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो हम उसको सिस्टम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।